हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने लक्ष्मीकांत की एक सीरीज चालू किया है। उस सीरीज में हमने बताया था कि हम लक्ष्मीकांत ने भारतीय राज्य व्यवस्था को 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में बांटने के बाद में उन्होंने क्या क्या बताया 11 भागों में। पहले में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचा बताया, जिसमें 11 लेसन बताए, जिसमें से पहला लेसन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ा रहे हैं, आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं और लगातार पढ़ाते रहेंगे जब तक एम लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हो जाएगी। कितने 11 हो भाग जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। और पहले भाग में उन्होंने संवैधानिक ढांचा बताया था, दूसरे भाग में उन्होंने सरकार की प्रणाली बताई थी, तीसरे भाग में उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार, और चौथे में बताया था राज्य सरकार, पांचवें में बताया था स्थानीय सरकार, छठवें में बताया था केंद्र शासित प्रदेश और इसके क्षेत्र, सातवें में बताया था संवैधानिक निकाय, आठवें में बताया था गैर संवैधानिक निकाय, नौवें में बताया था अन्य संवैधानिक निकाय, 10वें में आपको राजनीतिक गतिशीलता बताई है पढ़ाने को, और 11वें में आपको बताया है कि संविधान की कार्य प्रणाली कैसी होगी। तो संविधान टोटल पढ़ने के बाद में हमको 11वां लेसन पढ़ना पड़ेगा कि संविधान की कार्य प्रणाली कैसी है, उसमें कितने परिशिष्ट हैं तथा उसमें क्या क्या परिशिष्टों में क्या क्या दिया गया है। तो हम भाग 1 संवैधानिक ढांचा में पहला लेसन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का माइंड मैप बना रहे थे, तो उसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद में 1793 का एक चार्टर एक्ट आया तथा उसके बाद में चार्टर एक्ट 1793 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1853 तक जाएंगे, 1853 तक जाएंगे। और उसका पूरा आप लोग माइंड मैप बनाइएगा। जब तक माइंड मैप नहीं बनाएंगे तो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का माइंड मैप नहीं बनाएंगे, कहां से संविधान बना, कैसे लिया गया, क्या रेगुलेटिंग एक्ट थे हमारे यहाँ, तब तक आपको लक्ष्मीकांत को समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मीकांत को समझने का यही है कि पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ो, बेसिक पढ़ो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा आप पढ़ोगे तो आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी। तो पहला उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नेक्स्ट वीडियो है आपकी, जिसमें हमने बताया था चार्टर एक्ट 1793 में क्या रखा गया। तो उस समय क्या था कि पूरा गवर्न किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में कंपनी के साथ क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। क्या किया गया कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर में ये कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो हैं 1793 अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और तथा नेक्स्ट चार्टर एक्ट जब आप लोग पढ़ेंगे 1813, उसमें कहा गया कि पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा गया। ऐसे 20-20 वर्षों के लिए वो लोग बढ़ाते गए व्यापारिक अधिकार को, फिर भारत में राजस्व अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दूसरा पॉइंट था नियंत्रक बोर्ड का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। क्या किया अंग्रेजों ने, इतनी छल विद्या अपना रहे थे अंग्रेज लोग, और कर क्या रहे थे कि ये जो व्यापारिक एक अधिकार दिया गया तथा कंपनी के जो अधिकारी थे तथा नियंत्रण बोर्ड का जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा। मतलब अपने यहाँ के जो कर्मचारी अपनी कंपनी में काम करवा रहे, पर वेतन कहां से देंगे, भारतीय कोष से देंगे। कितनी छल विद्या बताते थे, करते थे भारतीयों के साथ। तो नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। फिर उसके बाद में आया आपका चार्टर एक्ट 1813। ये महत्वपूर्ण है, क्या है, महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या कहा गया कि व्यापारिक अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना था। इस चार्टर एक्ट 1813 के कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना था। तो क्या करना था, फिर ब्रिटिश गवर्न करेगी, यहाँ पर कंपनी का रूल हटाने का प्रयास था तथा ब्रिटिश का रूल गवर्न करना था। तो पुनः व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना था। किस एक्ट के तहत, 1813 के तहत। माइंड में याद करते चलिएगा कि 1793 का एक्ट क्या था, 1813 का एक्ट क्या था। तो 1813 में ही कहा गया कि ईसाई मिस्रियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये सब ईसाई लोग थे उधर के, इंग्लैंड में जितने हैं अधिकतर ईसाई लोग बसते हैं। तो ईसाई को क्या कहा गया कि ईसाई मिशनरियां जो थी वहां की, वह भारत में क्या कर सकती हैं, अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। उनको पूरा अनुमति दी गई कि खूब
शिक्षा बांटो, अपनी ईसाई के बारे में बताओ, ईसाई विद्यालय खोलो, ईसाई संस्थान बनाओ, ईसाइयों में काम करो। क्योंकि मैकाले ने कहा था कि जिस अगर भारत में अगर किसी खेत में, मैकाले ने कहा था अगर किसी खेत में नई फसल उगानी हो तो पहली फसल को जोतना पड़ता है, मतलब पहली भूमि को जोतना पड़ता है, तब उसमें दूसरी फसल लगा सकते हैं। ऐसे ही भारत में यदि अंग्रेजों का शासन करना है तो पहले उसको उसकी संस्कृति को जोतना पड़ेगा। तो उन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट किया, तोड़ा, भारत के गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। कई लाख गुरुकुल, जितने गांव थे उतने ही गुरुकुल हुआ करते थे भारत में, पर सभी गुरुकुलों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी को नष्ट कर दिया गया, उनके चोटी छिला छिला कर उनको मार दिया गया, भगा दिया गया। तो भारत की संस्कृति को नष्ट किया, फिर उन्होंने अपनी संस्कृति को बीजारोपण किया। तब हम लोग आज दिखते जरूर है भारतीय, पर अधिकतर हमारे पास जो गुण है वो इंग्लैंड वासियों का देन है। तो कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। फिर उसमें भारतीयों को शिक्षा के लिए कंपनी के आय से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दी गई। फिर क्या किया, इन्होंने प्रलोभन दिया। क्या कहा कि अगर हमको ईसाइयों का प्रचार प्रसार करना है, शिक्षा बढ़ानी है, तो भारतीयों को अपनी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने चालाकी से क्या कहा कि भारतीयों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा शिक्षा के लिए। भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की आय से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये कितनी चालाकी से अपनी शिक्षा दिलाते थे वहां पर। फिर क्या किया, नियंत्रण बोर्ड का विस्तार तथा उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया। इसी 1813 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि बोर्ड की जो का विस्तार किया गया, बोर्ड को भारत के कोने कोने में पहुंचाया गया तथा उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया कि किस प्रकार की शक्ति थी उसकी। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आया, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर था, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर था। इस चार्टर में 1833 से यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में तथा एसएससी सीजीएल में वन एग्जाम में इसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। 1833 का चार्टर एक्ट ये कहता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर उसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करते हैं कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर क्या कहा, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? गैर कानूनी, मतलब उसमें कानून इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है, यदि किसी को दास बनाता है तो वो गैर कानूनी होगा। तो दास बनाना उसी समय से खत्म कर दिया गया। पहले बहुत दास हुआ करते थे, हर लोग, सब लोग के दास हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के दास हुआ करते थे और वो उन्हीं के साथ रहते थे, खाते पीते थे और कुछ नहीं लेते थे वेतन भत्ता। जैसे आज नौकर रखे जाते, पहले दास रखे जाते थे। तो उसी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर क्या किया कि भारत में जो सिविल सेवकों के चयन की में सभी को खुली प्रतियोगिता का आयोजन तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध क्या किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता करने का अधिकार दिया गया। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण क्या किया गया कि इसको लागू नहीं होने दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण प्रावधान समाप्त कर दिया गया। फिर नेक्स्ट चार्टर जब आया, चार्टर एक्ट 1853, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया गया। खुली 1853 के तहत, तो ये याद रखेंगे सिविल सेवक, क्या याद रखेंगे कि 1853 का अधिनियम ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर 1853 का जो एक्ट था ब्रिटिश इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट साबित हुआ। इसके बाद में अधिनियम आएंगे, चार्टर नहीं आएंगे, कोई भी चार्टर नहीं आया। तो ये जो 1853 का अधिनियम था ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था और सिविल सेवकों के चयन में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तथा उस समय का जो इंग्लैंड का जो शिक्षाविद था, तो उस मैकाले वो अपनी क्या किया कि मैकाले ने एक समिति नियुक्त की, मैकाले समिति नियुक्त की, जिसके कारण सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले 24 हुआ करती थी, उसको घटा करके 18 कर दी गई। किस चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तथा छह सदस्य जो थे वो सम्राट के द्वारा चयनित किए जाएंगे, सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाएंगे। छह सदस्य जो है सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। फिर क्या कहा कि भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। एक केंद्रीय परिषद थी, क्या थी? केंद्रीय विधान परिषद थी। भारत में क्या थी? केंद्रीय विधान परिषद, जो वर्तमान में केंद्रीय विधान परिषद है, जिस समय संसद कह सकते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद थी। तो क्या हुआ कि उस समय संस्थानीय प्रतिनिधियों को शुरू किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। तो इस प्रकार से चार्टर एक्ट 1853 तक हमने आज माइंड में बनाया। आप लोग क्या करिएगा, 1793 के बाद में 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम के जितने भी पॉइंट हैं आप लोग माइंड मैप करिएगा, एनालिसिस करिएगा। और बिना एनालिसिस करे कोई भी एग्जाम निकालना कठिन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्टर लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।